मित्रों, जब भी जीवन में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग ये ज्योतिषी और जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। उसी तरह यूपीएससी जब एकदम टफ रैंडम चीजें पूछना शुरू करे तो विद्यार्थी कोचिंग माफिया के पास, यूट्यूब पे चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के पास जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी की आईएएस प्रीलिम में 2023 का पेपर इतना जटिल, अतरंगी सब चीजें पूछी थी। कट ऑफ शायद इतिहास में सबसे पहली बार लोएस्ट था, इतना टफ पेपर था। खुशी की बात यह है कि उसके बाद 2024 में यूपीएससी ने ठीक-ठाक पेपर निकाला। आपका एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और बाकी रूटीन बुक से काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाएँ। अच्छा पेपर था। मतलब जिसने कोचिंग जॉइन किया है वो भी, जिसने नहीं जॉइन किया वो भी, अमीर है, गरीब है, सब लोगों को ठीक-ठाक मौका मिले, ऐसा अच्छा पेपर था 2024 प्रीलिम्स का। अब हम बात करें यूपीएससी की सीडीएस एग्ज़ाम जो सेना में ऑफिसर्स की भर्ती के लिए होती है। 2024 का पेपर बहुत ही टफ था। उसके मुकाबले 2025 में अब ठीक-ठाक पेपर पूछा है, सुकून की बात। तो सबसे पहले तो मेरा यूपीएससी को आभार है, नमन है कि आपने परीक्षा कोचिंग मुक्त रहे, गरीबों को मौका मिले। ये गैस मास्टरगिरी के नाम पे तुक्केबाजों की लॉटरी नहीं लगे, ऐसा आपने जो पेपर निकाला, आपका धन्यवाद है। अभी कुछ लोग अहंकार में रहते हैं कि हम तो ये आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए आए हैं, तो ये यूपीएससी की बाकी परीक्षाएं, सीडीएस, सीएपीएफ, इंजीनियरिंग, उसके पीवाईक्यू देखेंगे तो पाप लग जाएगा, हमारा स्टेटस कम हो जाएगा। तो देखिए, यूपीएससी के अंदर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन बैंक बनाई जाती है, तो वो वही प्रोफेसर्स बनाते हैं, उसमें से अलग-अलग एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। तो बाकी परीक्षाओं के भी अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको ट्रेंड का थोड़ा अंदाज़ रहता है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि मेथी मारने मत बैठो। मतलब मेटा कीवर्ड एनालिसिस, एक्सेसिव ये ट्रेंड प्रिडिक्शन कि वहाँ ऐसा पूछा है तो इधर ऐसा ही आएगा, ये सब जो चलता है यूट्यूबर्स ने आजकल बहुत मचा के रखा है कि उधर वो जो ज्योग्राफी में नदी नाला पर्वत पूछा तो यहाँ पर भी पूछेंगे, वहाँ पर इतिहास के नाम पर सन्निदाता, समाहर्ता, पुंपुआर, ध्यान कटकम पूछा तो इधर भी रिपीट होगा। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो जब आप ये सीडीएस, सीएपीएफ के पेपर्स देखते हैं, तो उसमें और आईएएस में समझो फ़र्क रहता है। जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो महँगाई नापने का एक इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वहाँ पिछले 5 एग्ज़ाम सीज़न में शायद 7 बार पूछा है। इस बार की भी सीडीएस परीक्षा में 2 प्रश्न सीपीआई के पूछ लिए। उसके मुकाबले आईएएस में सीपीआई का इतना फ्रीक्वेंटली हर साल नहीं पूछते। तो अलग-अलग परीक्षा का अपना मिजाज होता है। कुछ साल पहले ये हुआ कि वल्चर्स डाइक्लोफेनाक नाम की दवाई खाया हुआ किसी जानवर का मांस खाएगा तो मर जाएगा। तो ये यूपीएससी की तीनों परीक्षाओं में सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस में रिपीट हुआ था। ऐसा पहले होता था, लेकिन कोरोना के बाद ये जो प्रश्न आए, तो आप पाएँगे ऐसा सब रिपीट स्कीम बहुत कम चल रहा है, क्योंकि चिल्ला-चिल्ला के ये यूट्यूबर्स ने सबको स्कीम बता दी, तो अब यूपीएससी एग्ज़ामिनर को भी पता है कि आपको पता है। तो आजकल ये बहुत कम होता है कि वहाँ पूछा तो कंपल्सरीली यहाँ पर रिपीट होगा। ऐसा मुझे तो अब आजकल 300 में से 1 चांस दिखे। अब आप समझिए, शेयर मार्केट में कुछ लोग ये कलर ट्रेडिंग और कोर्स बेचते हैं, तो वो आपको लुभाने के लिए ऐसे ही ग्राफ दिखाएँगे जहाँ पर उनका ट्रेंड का जो भी फ़ॉर्मूला है वो फिट होगा। उसके विपरीत जो जाएगा वो चीज़ें आपको नहीं दिखाएँगे। जबकि सच में आपको शेयर मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस समझना है, तो तबियत से आपको सब पढ़ना पड़ेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या, बॉलिंजर बैंड क्या, मैकडी क्या, इचुमोको क्लाउड क्या। ऐसे ही तो आप करेंगे, पैसा बर्बाद है। सिमिलरली आईएएस की तैयारी करने बैठे तो ढंग से सब किताबों की पढ़ाई करो आप। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ऑफ कोर्स उसमें ये सीडीएस, सीएपीएफ ये सब भी देखना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा पॉलिश मारना है। लेकिन मैथ ही नहीं मारनी है कि मतलब उसी में घुस जाएँगे कि ये जो हमें किताबें पढ़नी है ये सब काम का नहीं है। वो 1% जो रिपीट होने का चांस, और वो भी 300 में से 1 चीज़ रिपीट होने का चांस है, वही हमारे लिए मेन चीज़ हो गई। देखिए, ये सब बाकी एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व करके उसमें से हम ये निकालें कि कब करना होता है, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया। फिर ऐसे सीनियर प्लेयर्स जो पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं लेकिन उनका 1-2 मार्क्स से कट ऑफ रह जाता है। ऐसे लोग इन सब में ज़्यादा घुसे वो बराबर है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पहले तो ढंग से चैप्टर कंप्लीट करिए, दैट इज़ द प्रीरिक्विज़िट। ऑफ कोर्स पेपर देखना चाहिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप पेपर देखें, बाकी परीक्षाओं के अवलोकन करो। उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, मैंने इतना तो पढ़ा है, तो मेरा अगर यूपीएससी में नंबर नहीं लगा, मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ। उस लेवल की चीज़ होनी चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो का मुद्दा है, पिछले रविवार जो यूपीएससी ने सीडीएस का पेपर लिया था, उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस का अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, मैथ ही मारने नहीं बैठेंगे उसमें। सेकंडली, उन्हें इकोनॉमिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एंड थर्डली, कोचिंग मुक्त तरीके से नेक्स्ट सीडीएस की परीक्षा की तैयारी में कौन सी बुक लिस्ट अपने लिए ठीक रहेगी। इस प्रकार के वीडियो
पिछले साल भी हमने बनाए हैं CDS CAPF सभी परीक्षाओं के लिए, उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में एक तो IAS का पेपर बनाम CDS का पेपर, उसमें क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है समझते हैं। और हम लेटेस्ट पेपर की बात करें, 10 साल का ट्रेंड निकाले तो वो खुद में ही 3 घंटे का मूवी बन जाएगा। तो पिछला जो IAS का पेपर हुआ 2024 में बनाम ये CDS का पेपर अभी हुआ 2025 में, क्या समानता और भिन्नताएं हैं? पहला, IAS की प्रीलिम में ये जो पिलर 1 है, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, उसमें से बहुत सवाल आते हैं। पिछले साल का पेपर आप देखो, करीब 10 सवाल तो यही सब बैंक, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस ये सब था। उसके मुकाबले CDS में सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया इस बार, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में, वो UPI का इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बनाने की बात थी। पिछले 2-3 सालों से IAS की प्रीलिम में उनको NCERT की बिजनेस स्टडीज में से ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब पूछने की खुजली मची है। उसके मुकाबले यहाँ पर NCERT से ऑलमोस्ट नथिंग। CDS की इस परीक्षा में मुश्किल से एक आध सवाल है वो करेंसी एक्सचेंज के बारे में, उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ पूछी वो कंटेम्पररी इश्यूज है। IAS की प्रीलिम में इकोनॉमिक सर्वे पूछते पण बहुत ज़्यादा अति प्रेम नहीं होता है। यहाँ तो इस बार टू मच अति प्रेम है। लगभग आधे प्रश्न ऐसे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे से ही डेटा उठा उठा के CDS में पूछा है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि IAS में भी ये इंडिया ईयरबुक, मतलब सरकारी योजनाओं के बारे में जनरल नॉलेज पूछने का रिवाज बढ़ा है, और ये सेम चीज़ आपको CDS में भी दिखती है। वही प्रेम यहाँ चालू है और इंटेंसिफाई हो गया। बहुत सारी योजनाएं छठे पिलर, मतलब वो एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल वगैरह की पूछी। फिर मैंने आपको जो बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की थियरी पर पता नहीं CDS में क्या उनको प्रेम है, 2 सवाल उसके पूछे और पिछले वर्षों में भी पूछते रहे। उसके मुकाबले IAS में आप पाएंगे इतना ज़्यादा CPI का हर साल नहीं पूछते। माइक्रो इकोनॉमिक्स पिछले 13 साल में सिर्फ 2 बार IAS की परीक्षा में पूछा। CDS में हालांकि रेगुलरली पूछते हैं, लेकिन ये 2025 का पेपर थोड़ा यूनिक है कि इसमें इस बार कुछ नहीं दिखा मुझे। अदरवाइज यूजुअली दे आस्क। खैर, तो ये ऊपर ऊपर के अवलोकन थे। अब एक एक करके क्वेश्चन जो भी 15, 17, 18 प्रश्न है सॉल्व करते हैं। मित्रों, UPSC तैयारी के नाम पे ये सोशल मीडिया एजेंसी, PR एजेंसी रख के रील्स पे ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं बची है। लेकिन प्योर पढ़ाई लिखाई की हम बात करें तो पिछले एग्जाम सीजन में अनअकैडमी से पढ़कर 70 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन UPSC में हुआ है। तो 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस के लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पावर पॉइंट, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ आपको मिले। दिल्ली कोचिंग के मुकाबले एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस, 22,999 से शुरू। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फिर ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट उसकी चिंता छोड़ के जल्द ही जुड़े, ताकि समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन आदि में आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपना सिलेबस खत्म कर सके। तो दिसंबर तक अपना ऑप्शनल खत्म, अगले साल फरवरी तक अपना GS खत्म, और मार्च अप्रैल मई में रिवीजन और मॉक टेस्ट लगते रहे। यही सही तरीका है UPSC क्रैक करने का। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मित्रों, मैं जो इकोनॉमी पढ़ाता हूँ 6 पिलर्स में पढ़ाता हूँ। मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और छठा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हम उसी फ्लो में CDS के ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं सीधे ही आपको आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि देखिए IAS की प्रीलिम्स को भी मुश्किल से 5 हफ्ते बाकी हैं। तो ये प्रश्न देखो, फिर ये वो सब करेंगे तो 1-2 घंटे का वीडियो चलेगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन का सोर्स मैपिंग करेंगे कि ये जो UPSC ने पूछा तो कहाँ से पूछा, और वो कोचिंग मुक्त होगा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे, NCERT, ईयरबुक कहाँ से पूछा। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, कि मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं। वो होशियारी मारने के लिए नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कि अच्छा, आप फीस भी लेते हो, आप फ्री में भी पढ़ाते हो, हमारा टाइम तो फिर भी कीमती है, तो तुमने कवर किया था कि नहीं, उस वास्ते। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेक्सस, वो ऐसा था कि जो अपना UPI टेक्नोलॉजी, मनी ट्रांसफर मोबाइल टू मोबाइल पे, उसी को इंटरनेशनल लेवल पे बाकी एशिया के देशों के साथ करने का एक प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट नेक्सस। अब सिंपल सा 1 लाइनर UPSC ने यहाँ से पूछा। हाँ, तो वो क्या है, वीडियो पॉज करके देख लेना। 3, 2, 1। आसान सवाल है, न्यूज़पेपर में भी था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी था, और अपने फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, हर जगह पर ये अवेलेबल था। मित्रों, ये सब मेरी इकोनॉमी की बुक में भी दिया है, Amazon पर अवेलेबल है कलरफुल ग्राफिक्स के साथ। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पिलर, बजट टैक्सेशन। इसमें से सिर्फ एक सवाल आया GST के बारे में। ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछा गया, पर वो मैं छठे पिलर में काउंट करता हूँ। तो देखिए, आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे कि भारत में GST जो लागू हुआ तो संविधान का कौन से नंबर का संशोधन था, तो पता होना चाहिए 101st अमेंडमेंट। तो सिंपल 1 लाइनर यहाँ से पूछा गया, वीडियो पॉज करके देखो। 3, 2, 1, ओके।
ये तो ईयर बुक में भी दिया है, लक्ष्मीकांत में भी दिया है, ऑफकोर्स मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ तो मैंने भी बताया। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, समझो मतलब कोई कोचिंग वाले ने बताया तो मेहरबानी नहीं की, आपको मिनिमम ये पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम पास करने कोई भी एग्जाम, तो 101st अमेंडमेंट तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिलर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मित्रों एक कंसेप्ट है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है, तो समझो कैलकुलेटर के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, बिगड़ गया, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, कॉल सेंटर चलाना है, तो ये सब काम अगर वो अमेरिका में करवाएंगे, वहाँ पर वर्कर्स का सैलरी ज़्यादा रहता है, तो भारत में करवाएंगे। तो ऐसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम सब जगह लगे हैं, और ये बहुत ही ग्रेट चीज़ है, इससे बहुत जॉब्स क्रिएट होते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पिछले साल भी बोला था, इस साल भी बोला है। इधर से एक सिंपल प्रश्न पूछा यूपीएससी ने कि सबसे पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भारत में स्थापित हुआ तो कौन सी कंपनी थी, तो यही वाली थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में से उन्होंने पूछा है। मैंने भी कवर किया था क्योंकि वहाँ पर वो बताया, तो मैंने भी पढ़ाया था, अपने ये हैंडआउट बुक्स वगैरह में अवेलेबल है। मित्रों हर साल इकोनॉमी के फ्री करंट अफेयर्स के लिए मेरी एक सीरीज चलती है, तो इस साल चल रही है विन 25 सीरीज, और उसमें टाइम पास बोल बच्चन नहीं, अफलातून पावर पॉइंट के साथ लाइव क्लास लिए जाते हैं। लाइव क्लास में भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात होती है, और रैपिड रिवीजन के लिए अलग से हैंडआउट भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। और ये पूरी शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं mruna.org/win25 से। इस सीरीज में अब तक 7 लेक्चर हो चुके हैं। 8वां लेक्चर अगले हफ्ते रात 9 बजे होगा, मंगलवार या बुधवार को, जिसमें हम लोग पिलर 4 एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के बारे में देखेंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं? तो कैपिटल गुड्स या मशीनरी, वो जितना भी हम मान लो 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 16 से 18 रुपए का ये कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। तब ग्राफ में देख सकते हैं कि 2023 के मुकाबले 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके मुकाबले कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो परसेंटेज ग्रोथ अपना, उसमें आपको कम देखता है। बस इसमें से इन्होंने एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके देखना, 3, 2, 1, ओके। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो जवाब होगा डी। ये वाली चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वैसे 500 पेज का होता है, तो हर एक चैप्टर में कुछ चीज़ें जो मुझे ट्रेंड के हिसाब से काम लगे, कुछ की मुझे इतनी काम की ना लगे, तो मैं वो नहीं हैंडआउट में डालता, वरना ये हो कि फिर 1500-2000 पेजेस का हैंडआउट हो जाए। तो ये जितने ऐसे डेटा सेट्स हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, यस यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम देखने बैठे कि अच्छा मैं इतना रट के जाऊँगा और इसकी इतनी संभावना है और उसके सामने इतने पेजेस मुझे बच्चों को देने हैं, तो वो सब देखते हुए मैंने वो नहीं दिया था। हालाँकि भविष्य में मैं इसका ध्यान रखूँगा। मैं कबूल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली कोचिंग माफियों का ऐसा होता है कि वो कबूल नहीं करते। वो उल्टा बच्चों को गिल्टी फीलिंग में डालते हैं कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये सब ऐसा पूछे जाने वाला है। तो भाई फी किस बात की ली थी? कुछ तो कबूल करो, तो मैं कबूल करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब किसी एक देश के निवासी और गैर निवासी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच जो पैसों का ट्रांसफर होता है, 2 खातों में होता है। करंट अकाउंट में ये इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन। कैपिटल अकाउंट एफडीआई, एफपीआई, लोन्स, फॉरेनर्स के, एनआरआई के बैंक डिपॉजिट। ये सब थियरी आपको नहीं पता है तो नीड नॉट वरी। ये जो अपनी फ्री विन 25 सीरीज चल रही है उसमें पिछले ही हफ्ते मैंने पढ़ा है। वो mrunal.org/win25 पे दिख जाएगा। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट एक तरफ होता है, एफडीआई और वो सब, कैपिटल अकाउंट दूसरी तरफ जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा, वीडियो पॉज़ करके देखो। 3, 2, 1। देखिए इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट और पेयर बना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये तो मैच नहीं होगा क्योंकि करंट अकाउंट अलग चीज़ है, एफडीआई तो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मुझे भी नहीं पता था कि हाँ वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन ऐसा वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा सेट बनाया और उसके अंदर अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सब मॉड्यूल रहता है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन यानी जीवीसी का भी उसमें मॉड्यूल है। खैर वो पूछा, अब मैंने सर्च किया तो वो करेक्ट है। और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि ग्लोबल वैल्यू चेन की मदद से आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप जब जाइए तो पूछा, दे के ध्यान से सुनना, नॉट करेक्टली मैच पूछा, यानी आप उन्हें गलत वाक्य ढूंढने हैं। तो गलत वाक्य इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट, तो जवाब होगा सी। अब ये चीज़ जो ऐसा इसमें मल्टीपल थियरी करंट की चीज़ें कंबाइन पूछी हैं, क्या तुमने कवर किया था? देखिए करंट अकाउंट और वो सब, करंट अकाउंट डेफिसिट थियरी कवर किया था, लेकिन ये प्रश्न का नेचर ऐसा है कि एलिमिनेशन टेक्निक से काम नहीं होता है। आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में पक्का पता होना चाहिए और उसमें भी सेकंड का पक्का पता होना चाहिए, तो ही आप इसको टिक कर सकते हैं।
तो यस आई एक्सेप्ट कि ये मैंने नहीं कवर किया था, पर मैं आगे जब नोट्स अपडेट करूंगा इसे डाल दूंगा। करेंसी एक्सचेंज, उसमें सिंपल थियरी मतलब एनसीईआरटी लेवल का एक पूछा है। वीडियो पॉज करके आप देखो। 3, 2, 1, ओके। मित्रों, जब भी रुपया कमजोर होता है कि $1 60 की जगह 85 रुपये का हो जाए, तो समझो विदेशी जो बायर है वो ये सोचेगा कि मैं चाइना से 500 ग्राम चाय खरीद सकता हूँ, भारत से भी 500 ग्राम, लेकिन अब रुपया कमजोर हो गया तो इधर 700 ग्राम, 850 ग्राम चाय खरीद सकता हूँ। तो 3 कस्टमर जो पहले चीन जाते थे अभी भारत आएंगे, तो अपने एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, तो उसका फायदा है। तो याद रखिए, जब भी रुपया कमजोर होता है तो भारतीय माल विदेशियों को सस्ता लगता है, हमारे एक्सपोर्टर्स का धंधा बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ उसी वक्त अपने इंपोर्टर को मजा नहीं आएगा कि पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, अभी 6,000 रुपये नहीं 8,500 रुपये, तो ऐसा सीन बन जाए तो उसे मजा नहीं आएगा। अभी ये पूरी जो मैंने मैट्रिक्स बनाई, आप वीडियो पॉज करके देख लो। 3, 2, 1। अभी आप गौर कीजिएगा, जीडीपी की फॉर्मूला क्या है? CIGXM, मतलब C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस X फॉर एक्सपोर्ट्स, माइनस M फॉर इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर X माइनस M है, उसी को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब आप सोचिए, अगर रुपया कमजोर होता है कि $1 70 की जगह 85 रुपये का हो जाए, तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, और साथ ही साथ अपना इंपोर्ट का बिल भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो क्रूड ऑयल मंगाता है, मान लो पहले 7,000 रुपये दे रहा था, अभी 8,500 रुपये इंडियन इंपोर्टर ने देने होंगे। भले वो क्वांटिटी के हिसाब से पहले जितना ही मंगाता हो, लेकिन उसका बिल बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जो अपना प्रश्न था कि करेंसी डेप्रिसिएशन यानी रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अपना एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बिकेगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो क्या कहता है? बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट प्राइसेस। नहीं भाई, इंपोर्ट का बिल तो बढ़ जाएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये। करेंसी एक्सचेंज की थियरी एनसीईआरटी में भी दी है, इकोनॉमिक सर्वे में भी हर साल आती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आते रहती है, एक्सप्लेन सीरीज में, और अपने भी कोर्सेज के अंदर कवर्ड है, अपनी बुक में भी दिया है, सब कलरफुल ग्राफिक्स के साथ। मित्रों, ये सब मेरी इकोनॉमी की बुक में भी दिया है, अमेजोन पर अवेलेबल है कलरफुल ग्राफिक्स के साथ। तो यस, इट इज़ डन। आसान चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पिलर, उसमें एग्रीकल्चर से शुरुआत करें। मित्रों, पहले कोऑपरेटिव्स मतलब अमूल है, इफको, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, इन सब का काम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती थी। लेकिन 2021 में कोरोना के बाद उस चीज़ को हटाकर अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया। अमित शाह उसके बॉस हैं। तो समझो 2021 में जो घटना हुई वो अभी 2025 में आपको पूछा जा रहा है। सोर्स मैपिंग के हिसाब से ये इंडिया ईयरबुक में दिया है, और मैंने भी अपने कोर्सेज में कवर किया है, अपनी ये बुक के अंदर भी अवेलेबल है। यार, ये सब मैं आपको इसलिए स्क्रीनशॉट के साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली कोचिंग माफिया खुद अपने नोट्स अपडेट नहीं करते, और फिर मुझे बदनाम करने के लिए ये सब इनकी पीआर एजेंसी और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा खिला खिला के कि इसका हैंड आउट और मटेरियल बहुत लंबा है। तो भाई, हाथ रुमाल की साइज पे अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो एग्जाम पास नहीं होगा। पढ़ना है यूपीएससी की तैयारी तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरी एक योजना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, मतलब बिना केमिकल के आप खेती बाड़ी करो। उसे प्रमोट करने के लिए सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना है। ये भी पढ़ा था, लेक्चर में भी है, हैंडआउट में भी है। और यूपीएससी ने जो पूछा वो इंडिया ईयरबुक से ये पूछा है। तो वन लाइनर, 3, 2, 1, डन। ये भी आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स में अब सर्विस सेक्टर की बात करें। अगर आप स्विगी जोमेटो से एक बर्गर मंगाए, तो मान लो वो रेस्टोरेंट पे 192 रुपीज़ का होगा, आपको मिलेगा 250 में। क्यों? बीच में 30% कमीशन ये लोग के डिलीवरी चार्जेस और सब है। उसके मुकाबले अगर आप ओएनडीसी नाम के प्लेटफॉर्म से यही बर्गर मंगाएंगे, तो ओएनडीसी का कमीशन रेट कम होता है, लगभग 4%। तो आपको 200 रुपये में ये बर्गर मिलेगा। तो ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे डीपीआईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब इससे क्या फायदा है? आप सोचो, अब ई कॉमर्स के अंदर डिओपोली स्ट्रक्चर है। स्विगी जोमेटो फूड डिलीवरी के लिए, फ्लिपकार्ट अमेजॉन ई कॉमर्स के लिए, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर के लिए। तो अगर कोई सेलर है, व्यापारी है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, या तो उधर अपना शोषण करा ले या इधर शोषण करा ले, 30% कमीशन ये लोग काटेंगे, और वो कहीं और जा भी नहीं सकता। लेकिन जब से ओएनडीसी आया है, इन सब सेलर्स को एक और विकल्प मिल गया है। तो एक प्रकार से ये लोकतांत्रिकरण हुआ है, ई कॉमर्स का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, क्योंकि कमीशन थोड़े कम है। अब आप विजुलाइज करो कि पूरे भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स उसके कस्टमर और सेलर कहाँ होंगे? स्वाभाविक है चीन में होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास आबादी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पर यूएसए।
तो अगर कोई स्टेटमेंट ये कहे कि इंडिया हैज सरपास चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन, तो वो इतना सही नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट आबादी के हिसाब से हम क्रॉस करने लगे, पर ई कॉमर्स का उतना व्याप चाइना में जो है इतना भारत में होना भी बाकी है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा, आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन 3, 2, 1। खैर, तो ये जो प्रश्न था उसमें ओएनडीसी तो मैंने कवर किया था, लेकिन एग्जैक्ट ईयर मेंशन नहीं किया था। 50-50 एलिमिनेशन से सब चढ़ सकता है, लेकिन मैं ऐसे आपको सपना आ जाना चाहिए था और वो इंसेप्शन मूवी के 3 लेवल के एलिमिनेशन करो, ये सब में मैं मानता नहीं। मतलब कोचिंग वाले ने ऐसे क्लेम करके जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले रहा कि देखो ये मेहरबानी कर दी हमने। पिलर 4 में आगे बढ़े तो जीडीपी, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये सबका क्या हिसाब है। नीति आयोग का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसमें चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, रोज का काम देखने के लिए वाइस चेयरमैन होते हैं और बाकी भी सदस्य होते हैं। ये जो नीति आयोग है उसके ऊपर भी एक संस्था होती है जिसे हम कहते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। अब इधर से सिंपल सा एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए। 3, 2, 1। ये तो कवर्ड है और अपनी बुक में भी कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर्ड है। और असल में इन्होंने जो पूछा वो तो स्वाभाविक है, लक्ष्मीकांत या इंडिया ईयर बुक में से पूछा है। वर्कर टाइप्स, मान लीजिए ईंट की भट्टी में कोई काम करता है, उसका मालिक के साथ, ठेकेदार के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो आप कहेंगे ये एक इनफॉर्मल वर्कर है। उसके मुकाबले इन्फोसिस, टीसीएस में जो सीधा रिक्रूट हुआ है, तो उसके पास कागज होगा, फॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा, उसे हम कहें फॉर्मल वर्कर है। स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय कहें हमारे पास भी कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, ताकि स्विगी जोमेटो तुम्हारा ईपीएफओ, ईएसआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ नहीं देखेगी। तो इनको हम बोलते हैं गिग वर्कर्स। अब ये हैं, अब एक और भी ऐसी चीज़ है फ्लेक्सी वर्कर्स। मान लीजिए ये सब क्लीनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। तो ये सब लोग खुद को रजिस्टर करेंगे, टीम लीज नाम की कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और टीम लीज का काम क्या है, वो आगे दूसरों को मजदूर सप्लाई करता है। तो इन्फोसिस का है, देखो ये 2 महीने मुझे 2 क्लीनर और 2 इंजीनियर टेम्पररी चाहिए, फुल रिक्रूटमेंट मेरे को करना नहीं है, तो टीम लीज उनको सप्लाई करेगा। तो समझो टीम लीज का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के साथ है और ये जो वर्कर है उनका सीधा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के साथ नहीं है, उनका टीम लीज के साथ है। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी वर्कर्स। इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा, आप देखिए 3, 2, 1। तो ये इन्होंने पूछा, इकोनॉमिक सर्वे 2024 में दिया था। ये वाली टर्म अपने हैंडआउट में मेंशन नहीं है, लेकिन बाकी जो टर्म्स हैं उसके बारे में पूरा जिक्र है। तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको हटा सकते हैं कि बाकी 3 गलत है, इसलिए ये ऑप्शन है, सही होना चाहिए। लेकिन ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक पे मैं सारे क्रेडिट क्लेम नहीं करता, तो ये मैं अपने में क्लेम नहीं करा। आगे बढ़ते हैं। पिलर 4 में जीडीपी एंड देन इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई और उसमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के प्रति यूपीएससी का सीडीएस परीक्षा में काफ़ी प्रेम है। 2 सवाल पूछ लिए। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि जो भी एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें आप सारे गुड्स, सारे सर्विसेज, फूड, फ्यूल, ये सब काउंट करके निकालो, वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन माइनस करो तो जो बचे उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो सिंपल आपको फॉर्मूला पूछिए, कोर इन्फ्लेशन क्या है। 3, 2, 1। ओके, ये तो पढ़ाया था, हर जगह ये तो सब पढ़ाया जाता है, आसान सी चीज़ है, एक्सपेक्टेड आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन, उसमें गुड्स, सर्विसेज, फूड और फ्यूल 4 चीज़ है। अब इसमें ये जो कोर सर्विसेज हैं उसमें क्या आएगा, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो यहाँ पर से इन्होंने एक नया प्रश्न पूछा कि ये जो हाउसिंग है उसे कहाँ क्लासीफाई करोगे। पॉज करके देखिए, 3, 2, 1। तो जवाब होगा डी, कोर सर्विसेज। ये वाली चीज़ सीधी सीधी हैंडआउट में नहीं दी, लेकिन जो बाकी टर्म्स पूछे गए थे, मतलब जो गलत ऑप्शन है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, उसके एग्जाम्पल अपने हैंडआउट में। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक को मैं अपने में नहीं गिनता। तो यस, बट इट इज़ मैनेजेबल अगर आप थोड़ा दिमाग खर्च करें। आगे बढ़ते हैं। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में से कुछ भी नहीं पूछा, वरना अलग अलग समय पे यूजुअली वो जो क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है उसमें से कुछ ना कुछ ये पोर्ट्स के बारे में और हाईवे के बारे में पूछते रहते थे। तो अब सीधा हम जंप करते हैं पिलर 6, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। यहाँ से कुछ 3-4 योजनाएं पूछी, एक एक लाइन की, तो मैं स्लाइड जल्दी भगाऊंगा क्योंकि एक एक लाइन की योजना है।
देखिए, दिसंबर 2012 में दिल्ली में जो हुआ उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था महिला सुरक्षा के लिए। ये फंड ऐसा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑपरेट करता है, एडमिनिस्टर करता है। हालाँकि इसमें जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाने, महिला सेफ्टी के प्रोजेक्ट करने, वो महिला बाल विकास मंत्रालय में फाइल जाएगी, वो लोग यस नो बोले फिर इधर से आगे पैसा जाएगा, ऐसा सब चीज़ है। पर अल्टीमेटली जवाब ये होता है कि निर्भया फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है। और ये सब अपने हैंडआउट में भी है, पिलर 6D पेज 1185। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा 3, 2, 1। उन्होंने ईयरबुक में पूछा, अपने मटेरियल में भी कवर्ड था। आगे, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक योजना है निष्ठा, ये भी क्लास में भी पढ़ा है, बुक्स में भी है, तो इसको भी मैं क्लेम करता हूँ। दिस इज डन। तीसरा प्रश्न मानक स्कीम है, वो ऐसा कि क्लास 6 to 10 के बच्चों को सब रिसर्च का सिखाएंगे, ग्रूमिंग करेंगे। इंडिया ईयरबुक से पूछा, अपने नोट्स बुक्स के अंदर इतना डिटेल में मैंने इसे नहीं कवर किया। वो चीज़ ऐसी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो स्कीम है पिलर 4B में दिए हैं, पर एक-एक लाइन में दिए, इतना एग्ज़ैक्टली कि छठी से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए इतना मैंने नहीं दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली समझो इतना याद रख के जाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी योजनाएँ। तो अगर मैं छाप भी दूँ तो समझो ये 2500 पेजेज़ का और मटेरियल हो जाए और फिर मैं क्लेम करूँ, पर असल में आप वो याद करके जा नहीं सकते। पुअर कॉस्ट बेनिफिट। फिर एक और चीज़ पूछी, पोषण भी, पढ़ाई भी, ये वाली चीज़ किसके नीचे आती है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें भी आप एटलीस्ट 50-50 तो कर सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग और विद्या प्रवेश तो इतना उसके साथ जुड़ा लगता नहीं। कीवर्ड एसोसिएशन के हिसाब से या तो सी होना चाहिए या डी समग्र शिक्षा अभियान में ये होना चाहिए। खैर, ये इन्होंने पूछा है पीआईबी में, इंडिया ईयरबुक में भी मैंने देखा, अपन दिखा नहीं। पीआईबी से पूछा है, अपनी बुक में भी या हैंडआउट में भी इतना कवर नहीं किया, लेकिन अब पूछा है तो मैं अपडेट करूँगा। तो कुल मिलाकर सीडीएस के पेपर में इकोनॉमी क्वेश्चन का अवलोकन किया। इकोनॉमी के क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए। अब लास्ट मुद्दा आता है कोचिंग मुक्त बुक लिस्ट फॉर सीडीएस एग्जाम। सीडीएस में उन्होंने एनसीईआरटी से तो मुश्किल से एक ही प्रश्न पूछा, ये इम्पोर्ट करेंसी एक्सचेंज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्या होता है। लेकिन फिर भी सारी थियरी समझ के जानी चाहिए, क्योंकि हम ये अकेली सीडीएस परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हमें और भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो इकोनॉमी की थियरी करनी है। मेरी सलाह है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, उसके मुकाबले तमिलनाडु और महाराष्ट्र की जो किताबें हैं बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है। आसानी से समझ आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर है, हेडिंग है, कलरफुल ग्राफिक्स हैं। तो कौन से चैप्टर काम के हैं मैंने इधर लिखे, महाराष्ट्र वाली बुक मुझे और ठीक लगी, उसके ये चैप्टर के ये पेजेस आप देख लेना। तो सीडीएस इकोनॉमी, पहले तो थियरी करनी है तो क्लास 11-12 की टेक्स्ट बुक तमिलनाडु या महाराष्ट्र की आप देखें। अगर टाइम मिले तो उनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर भी करें। हालांकि इस बार सीडीएस में नहीं पूछा, लेकिन रेगुलरली वो पूछने का उनका एक रुख तो रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी टाइम मिले तो सीडीएस, सीएपीएफ और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम तीनों के लिए आपको करना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है, वन एकेडमी के अंदर है रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि हर साल नहीं पूछते तो रिकॉर्डेड क्लास ही है। पर वो आप सब्सक्रिप्शन में अनलॉक कर सकते हैं। तीसरा है करंट अफेयर्स, उसमें हर साल मेरी सीरीज चलती है, तो इस साल विन 25 सीरीज है। देखिए, सीडीएस परीक्षा साल में 2 बार ली जाती है, तो ये पहली बार ही, अभी एक बार और होगा साल के अंत भाग में। तो विन 25 सीरीज आप देखें, उससे आपको मदद मिलेगी। आप कहेंगे नहीं उसमें भी छोटा-छोटा ही पूछा, इकोनॉमिक सर्वे में तुम्हारे में नहीं था। भाई वो तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, वरना 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे खुद से पढ़ने बैठो तो कितना और टाइम भी है आपके पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और भी तो करना है। चौथी चीज़, आपको सीडीएस के टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पेपर्स खरीदने चाहिए। अरिहंत और दिशा पब्लिकेशन दोनों ने रिलीज़ किए हैं। उसमें क्या मैथ्स और सब कुछ होता है, तो आपको तैयारी में सुविधा रहे। पीडीएफ वगैरह भी कहीं से मिल जाएँ, पर ये सारी एग्ज़ाम समझो उसमें इतना सारा मास नहीं होता है पेजों के हिसाब से। इस कारण से आपको कॉम्प्रिहेंसिव की पिछले 10 साल के, 25 साल के पेपर टॉपिक वाइज़ मिलेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। और प्रिंटेड बुक हाथ में रहे तो इसका फ़ायदा क्या है, हमेशा कुछ भी आपने पढ़ा तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि लाइन में जा रहा है कि नहीं। तो इतना इकोनॉमी के लिए मोर देन इनफ है फॉर सीडीएस। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है, इसके बियॉन्ड बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी मंथली पीडीएफ फाइल से तो मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत रखें। तो क्या, एक तो रोज़ पढ़ा है और उसके बाद वहाँ पर पीडीएफ में देखा तो रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा, ये सीडीएस में कंपल्सरी इंग्लिश भी आता है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो जो रॉन्ग सेंटेंस या क्या है वो ग्रामर वोकेबुलरी के प्रश्न है, उसमें आपको सुविधा रहती है। रोज़ आपको अच्छा प्रॉपर इंग्लिश पढ़ने की आदत है, तो सेंटेंस में फाइंड एरर आप तुरंत पकड़ सकते हैं। थोड़ा मतलब आसान रहता है, भले आपको एग्ज़ैक्ट रूल ना पता हो। बाकी मित्रों, इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट्स के लिए मेरी विन 25 सीरीज़
उसके 7 लेक्चर हो चुके हैं। 8वां फ्री लेक्चर अगले हफ्ते होने वाला है रात 9 बजे, प्रोबेबली बुधवार को होना चाहिए। तो डू ज्वाइन इट। mrunal.org/win25 पे आपको सारे मटेरियल और लिंक्स मिल जाएंगे। और बाकी आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली जाके लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अनअकैडमी पे अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.